तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 टॉपिक के बारे में। पहला आपका इंसुलेटर, दूसरा इंसुलेटर टाइप ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आपका है टॉपिक वो है बंडल कंडक्टर, और चौथा टॉपिक है आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, भारतीय विद्युत नियम क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंसुलेटर के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमारे चैनल पर आप जाएं और वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट की लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके इसकी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और ये है आपका वीडियो लेक्चर 10वां। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में। देखिए, वह वैद्युत युक्ति जो किसी चालकीय पदार्थ के विद्युत प्रवाह को रोकने अथवा चालक तथा पृथ्वी के बीच विद्युत को रोकने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग, ठीक है, यह श्रेणी विद्युतरोधी पदार्थ से बना होता है। देखिए, इंसुलेटर जो आपका होता है, सरल भाषा में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि इंसुलेटर हमारा विद्युतरोधी पदार्थ होता है, ठीक है। इंसुलेटर का कार्य क्या होता है, जो हमारी चालकीय पदार्थ होता है, जो विद्युत धारा जिसमें प्रवाह हो रही है उसको और विद्युत धारा को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, ठीक है। हमारे चालक और पृथ्वी के बीच एक रोकथाम का उपाय यह है इंसुलेटर, ठीक है, रोकने का कार्य करता है धारा को। इसका प्रयोग विद्युत चालकीय पदार्थों के करंट के प्रवाह को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना होता है। देखिए, जो विद्युत चालकीय पदार्थ है जिसमें हमारी विद्युत धारा प्रवाह हो रही है उसको उसमें प्रवाहित करंट को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना होता है, ठीक है। जो इंसुलेटर का हमारा कार्य क्या होता है, विद्युत चालकीय पदार्थ के करंट के प्रवाह को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना होता है। ओवरहेड लाइन में क्रॉस आर्म पर लगे इंसुलेटर का उपयोग धारावाही चालकों से सपोर्ट को अलग करना होता है। जो हमारे क्रॉस आर्म पर इंसुलेटर लगे होते हैं खंभे वगैरह पर, तो उनका कार्य क्या होता है, धारावाही को पृथ्वी तक रोकना होता है, ठीक है, या हमारी सपोर्ट को धारावाही से अलग करना होता है। विद्युत रोधी होने के कारण धारा पोल में नहीं बह पाती है। जो हमारा इंसुलेटर लगा होता है उसके कारण जो हमारी धारा होती है वो हमारे पोल में नहीं आ पाती है, ठीक है, और सपोर्ट में भी नहीं आ पाती है। इससे विद्युत झटकों से बचा जा सकता है या सुरक्षा होती है, ठीक है। और इसको बनाने में पोर्सिलेन तथा मोल्डेड हार्ड ग्लास इंसुलेटिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो इंसुलेटर ज़्यादातर आपके इंसुलेटर बनते हैं तो वो पोर्सिलेन के ही बनते हैं, ठीक है, और मोल्डेड हार्ड ग्लास के भी बनते हैं। इसके बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल इंसुलेटर, मतलब एक जो आपके अच्छे इंसुलेटर होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो आपका अच्छा इंसुलेटर होता है उसका, ठीक है। एक आइडियल इंसुलेटर में निम्न विशेषताएं होती हैं। एक अच्छे इंसुलेटर में क्या क्या विशेषताएं होती है हम वो पढ़ते हैं। देखिए, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होती है, इसका जो परावैद्युत सामर्थ्य है, ठीक है, वो उच्च होना चाहिए। इसका इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए। आंतरिक अशुद्धि से मुक्त होना चाहिए। यह सस्ता भी होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ताप के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें जो है ताप के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें मौसम का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसमें कहीं से टूटा फूटा ना हो, कहीं से दरार ना हो। ये हमारे क्या है, सब आइडियल इंसुलेटर, अच्छे इंसुलेटर की पहचान है ये सब, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा इंसुलेटर होता है वो होता है पिन इंसुलेटर, या हम जिसको कहते हैं हिंदी में किली विद्युत रोधक। दूसरा होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, झूला प्रारूपी इंसुलेटर या विद्युत रोधक, ठीक है। तीसरा हमारा होता है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, और चौथा हमारा होता है सेलेक्ट इंसुलेटर, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिन इंसुलेटर के बारे में कि हमारा पिन इंसुलेटर आखिर क्या होता है। देखिए, पिन टाइप इंसुलेटर ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसे स्पिंडल टाइप इंसुलेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्पंडल के आकार का होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्पिंडल टाइप इंसुलेटर भी कहा जाता है। यह प्रायः पोर्सिलेन का बना होता है। आपके ज़्यादातर जो इंसुलेटर अच्छे इंसुलेटर हैं वो पोर्सिलेन के ही बने होते हैं, ठीक है। तो यह पोर्सिलेन का बना होता है। नमी तथा वायुमंडल प्रभाव से बचाने के लिए गिलेजिन की जाती है। गिलेजिन, देखिए गिलेजिन क्या है,
जो हमारे इंसुलेटर वगैरह होते हैं वो बाहर से एकदम चमकीले होते हैं, उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ग्लेजिन। इसके बाहर से ग्लेजिन की जाती है, ठीक है। इसके निचले भाग तली में जस्तीकृत स्टील की एक चूड़ीदार पिन जुड़ी होती है। इसमें जो नीचे सतह पर होता है इसमें एक पिन जुड़ी होती है जस्तीकृत स्टील की, ठीक है, जिसे स्क्रू कट की सहायता से पोल में कस दिया जाता है। देखिए इसे हम नट बोल्ट की सहायता से पोल में हम कस देते हैं। यह आपका पिन टाइप इंसुलेटर का चित्र। देखिए ये है आपका इंसुलेटर और ये आपकी जगह है, किस लिए, आपका जो ऊपर से तार जाएगा उसको यहाँ पर फंसाने के लिए ये जगह है। ये आपका नीचे आपकी क्या लगा हुआ है, जस्तीकृत स्टील, ठीक, और यहाँ पर आपका जो आपका नट बोल्ट है वो कस जाएगा, ठीक। इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो देखिए लोहे की पिन को लोहे की पिन होती है, उसके नीचे लगी होती है, उसको जंग से बचाने के लिए या जंग संक्षारण आदि प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए जस्तीकृत कर दिया जाता है। मतलब उसमें जंग ना लगे इसलिए उसको जस्तीकृत हम कर देते हैं। इसी पिन के कारण इसका नाम पिन टाइप इंसुलेटर दिया गया है। इस इंसुलेटर ऊपर की ओर एक खांचा बना होता है जिसे ओवरहेड लाइन कंडक्ट होती है। देखिए ये है खांचा आपका, जो ऊपर के खांचे की बात की जा रही है वो ये है आपका। ओवरहेड लाइन को स्थापित कर उसी कंडक्टर से निर्मित ओवरहेड लाइन से बांध दिया जाता है, ठीक है। बांधने के लिए उपयुक्त लंबाई का तार लिया जाता है। विभिन्न वोल्टेज के लिए भिन्न भिन्न आकार के पिन टाइप इंसुलेटर का निर्माण किया जाता है। देखिए जिस हिसाब से हमारा वोल्टेज होगा उसी हिसाब से हमारा पिन टाइप इंसुलेटर का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि सभी वोल्टेज पर हम पिन टाइप इंसुलेटर एक ही यूज करें, अलग अलग वोल्टेज के लिए आपका अलग अलग इंसुलेटर बनता है। देखिए पिन टाइप इंसुलेटर का निर्माण 33 kV तक ही किया जाता है। इससे अधिक वोल्टेज पर इंसुलेटर निर्माण जो हमारा है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर हम 33 kV से ज़्यादा के लिए इंसुलेटर का निर्माण करेंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इस इंसुलेटर में 2 या 3 डिस्क होती है। डिस्क का निर्माण करंट लीकेज को कम करने के लिए किया जाता है या उपर्युक्त लंबाई का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा लीकेज करंट होता है उसको कम करने के लिए हम उपर्युक्त लंबाई का प्रयोग करते हैं। डिस्क का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि वर्षा ऋतु में पानी द्वारा बहती बाहरी सतहों के भीगे जाने पर भी आंतरिक सतह ना भीगे। देखिए हम इंसुलेटर की डिज़ाइन और डिस्क की डिज़ाइन हम इस तरह से करते हैं कि जब कभी बारिश हो तो वो बाहर से भीगे, अंदर से ना भीगे, अंदर में उसके नमी वगैरह कुछ भी ना आ पाए। दूसरा हमारा वो है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। इसकी संरचना एक से अधिक पोर्सिलेन अथवा कांच की डिस्क को स्ट्रैंड में जोड़कर किया जाता है प्रयोग, जिसमें स्ट्रैंड को ऊर्ध्वाधर अवस्था में सपोर्ट की क्रॉस आर्म पर लटकाकर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे स्पेंडल टाइप इंसुलेटर कहते हैं। देखिए आपका जो स्पेंडल टाइप इंसुलेटर होता है ये आपका नीचे ऐसे लटका हुआ होता है, ठीक है, और यहाँ नीचे से तार जाता है आपका कंडक्टर, यह आपका सपोर्टर है, और यह आपका क्रॉस आर्म जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रॉस आर्म। उसी पर आपका ये स्पेंडल टाइप इंसुलेटर जो कि है वो कसा हुआ होता है, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें प्रत्येक डिस्क को 11 kV के लिए बनाया जाता है। इसमें जो प्रत्येक डिस्क होती है उसको 11 kV के लिए ही बनाया जाता है तथा वोल्टेज को बढ़ाने के लिए अधिक डिस्क को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। जब हम वोल्टेज अगर बढ़ाएं तो हम डिस्क को एक दूसरे से जोड़ दें, मतलब और भी डिस्क इसमें हम लगा देते हैं। इसको 33 kV के वोल्टेज पर डिज़ाइन करने पर इसकी कीमत बहुत अधिक हो जाती है। अगर हम इसको 33 kV पर डिज़ाइन करें 33 kV वोल्टेज पर तो हमारी जो उसकी कीमत है वो बढ़ जाती है, इसलिए इसे 33 kV से अधिक वोल्टेज पर बनाया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 33 kV से जब हमारा ज़्यादा वोल्टेज होगा तो हम उपयोग करेंगे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का, ठीक है, और अगर हमारा 33 से कम होगा तो हम उपयोग करेंगे पिन इंसुलेटर का। इस पर कंडक्टर लटका रहता है जिससे इंसुलेटर पर ज़्यादा खिंचाव बल लगता है। जब देखिए आप इसका तार जब आपका नीचे लटका रहेगा तो इंसुलेटर पर खिंचाव या तनाव भी बढ़ेगा, ठीक है। डिस्क की संख्या एक से अधिक होने के कारण यह लचीला हो जाता है तथा
यदि कोई एक डिस्क ख़राब हो जाए तो इसे रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर देखिए आपकी कोई भी एक डिस्क इसमें ख़राब हो जाती है तो हम उसको दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं, मरम्मत उसकी कर सकते हैं। देखिए एक डिस्क ख़राब हो जाने पर इसकी मरम्मत की जा सकती है। अब इसके बाद जो हमारा है वो है तीसरा स्ट्रेन इंसुलेटर। तो स्ट्रेन इंसुलेटर संरचना लाइनों के संचरण, लाइनों के कोणीय विचलन, लाइनों के प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर लगा हुआ होता है। रेलवे लाइनों पर लगा हुआ, रेलवे लाइनों के क्रॉसिंग पर लगा हुआ होता है। हाईवे क्रॉसिंग पर लगा हुआ होता है आपका कौन सा स्ट्रेन इंसुलेटर। और नदियों आदि पर भी आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर ही लगा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि इन स्थानों पर संचरण लाइनों में तनाव अधिक होता है। मतलब जो संचरण लाइन होती है आपकी उसमें तनाव अधिक होता है ओवरहेड लाइनों में। ठीक, तो जिससे इन स्थानों पर अधिक तनाव क्षमता वाले स्ट्रेन इंसुलेटर का मान निम्न होता है। देखिए जहाँ पर आपका तनाव ज़्यादा होगा लाइन में, ओवरहेड लाइन में, तो वहाँ पर हम उपयोग करेंगे स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग ही करेंगे। इसलिए सैग या झोल वाले स्थानों पर इसका उपयोग करते हैं। किसका? स्ट्रेन इंसुलेटर का। देखिए ये आपका होता है सपोर्ट या खम्मा हम कह लें जिसको। ये आपका यहाँ पर इंसुलेटर लगा हुआ होता है और यहाँ पर आपका तार कसा हुआ होता है या कंडक्टर कसा हुआ होता है। ठीक है, देखिए ये नदी, नहर, पर्वत, पहाड़ आदि को पार करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। जो आपकी नदी पहाड़ होते हैं उनको पार करने के लिए भी हम इस इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। कौन से? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का। अब हमारा बात करते हैं हम, अब आपका आता है सैकल इंसुलेटर। तो देखिए इस प्रकार के इंसुलेटर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 230 से 400 वोल्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए जब आपका 230 से 400 वोल्ट हो तो हम इस्तेमाल करेंगे सैकल इंसुलेटर का। सैकल इंसुलेटर का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारा 200 से 400 वोल्ट लाइन ओवरहेड ट्रांसमिशन में बह रही हो। इस प्रकार के इंसुलेशन को किसी भी एंगल पर प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी एंगल, कैसे? इसको ऊर्ध्वाधर या आप कह लें 90 डिग्री के कोण पर, किसी भी एंगल पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका? सैकल इंसुलेटर का। इसमें बोल्ट द्वारा क्रॉस आर्म तथा ब्रैकेट पर कस दिया जाता है। इसको जो है हम देखिए बोल्ट द्वारा यहाँ पर आपका बोल्ट लगाकर हम इसको किसी पर भी कस सकते हैं। आपको किसी भी ब्रैकेट पर या किसी पोल खम्भे पर हम इसको आसानी से कस सकते हैं। ये आपका ग्लोव लगा होता है, ये आपका गोल होता है। ठीक है, इसको किसी भी स्थिति में यूज कर सकते हैं। इसमें बने ग्लोव में लाइन कंडक्टर को लगाकर उपर्युक्त तार से बांध दिया जाता है। इस प्रकार दिशा बदलने तथा पोल्स स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में भी करते हैं। इसका जो इस्तेमाल है हम पोल में करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर करते हैं, एंडिंग पॉइंट पर करते हैं, दिशा बदलने में भी इसका उपयोग हम करते हैं इसका सैकल पोल का। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, सैकल पोल। देखिए आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, आप सभी लोगों के लिए नोट्स खुद लिखे जाते हैं। ये किताब के नोट्स नहीं है। किताब में आपको बहुत ही कठिन भाषा मिलेगी, आप उसको याद भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम आपको सरल से सरल भाषा में नोट्स देने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर क्या होता है? तो बंडल कंडक्टर के बारे में हम जानते हैं, जहाँ पर हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम बंडल कंडक्टर का उपयोग करते हैं। देखिए जहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा पावर आपकी सप्लाई हो रही होगी तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं? बंडल कंडक्टर का उपयोग करते हैं। बंडल कंडक्टर का उपयोग करके पावर को बांट देते हैं। मतलब जब हम वो ज़्यादा पावर की लाइन हमारी होगी तो हम बंडल कंडक्टर का उपयोग करके उस पावर को हम बांट देते हैं। यह तरीका काफ़ी उपयोग किया जाता है। देखिए ये आपका तरीका जो काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में 300 kV से ज़्यादा वोल्टेज पर कोरोना उत्पन्न होता है। इस सभी को पता है, अगर ट्रांसमिशन लाइन में 300 kV से ज़्यादा वोल्टेज होगा तो कोरोना हमारा उत्पन्न होगा, जिसके कारण पावर लॉस होगा। जिसके कारण अगर कोरोना उत्पन्न होगा तो हमारा पावर लॉस तो होगा ही। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर को बहुत ही अधिक वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने से कई लाभ होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर को
बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज पर प्रवाह कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारे बहुत लाभ होते हैं। उससे हमें इलेक्ट्रिकल लॉस कम हो जाते हैं, ट्रांसमिशन की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और वोल्टेज रेगुलेशन में सुधार आ जाता है अगर हम ज़्यादा वोल्टेज की पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो। अब 300 केवी से अधिक वोल्टेज से कोरोना उत्पन्न होता है जिसके कारण लाइन में पावर लॉस होता है। अगर हम 300 केवी से अधिक वोल्टेज में कोरोना उत्पन्न होगा तो जिससे हमारी जो है लाइन में पावर लॉस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, बंडल कंडक्टर का उपयोग करने से कोरोना लॉस उत्पन्न की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर रहती है। अगर हम बंडल कंडक्टर का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा कोरोना लॉस उत्पन्न होने की संभावना ना के बराबर होगी तथा साथ ही रेडियो इन्फ्लुएंस भी कम होता है। रेडियो जो हमारा होता है इन्फ्लुएंस उसका वो भी कम हो जाता है अगर हम बंडल कंडक्टर का उपयोग करते हैं तो। अब हम पढ़ते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, आंतरिक संबंधी भारतीय विद्युत नियम। देखिए अंतराल संबंधी भारतीय विद्युत नियम, इसमें हम देखिए पढ़ेंगे कि देखिए सबसे पहले जो आपका ये वाला है इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइन वोल्टेज मतलब लाइन में हमारा कितना वोल्टेज बह रहा है वो आपका सब यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आपकी लाइन की स्थिति क्या है। ठीक, आपकी लाइन की स्थिति क्या है, वो सड़क से दूर है या पास है, कैसी स्थिति है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में कि अगर आपकी जो भी स्थिति हो उसी हिसाब से आपकी ऊंचाई भी जो आपकी ओवरहेड ट्रांसमिशन की ओवरहेड लाइन की जो आपकी ऊंचाई होगी वो उसी हिसाब से होगी। तो देखिए अगर आपकी लाइन में 650 वोल्टेज तक की 650 वोल्ट तक की लाइन जो आपकी बह रही है धारा, तो आबादी में सड़क को पार करते हुए नंगे चालक वाली लाइन होगी हेतु लाइन के लिए 19 फीट की ऊंचाई जो आपकी धरती से या पृथ्वी से आपकी ओवरहेड लाइन की होगी वो होगी कितनी, 19 फीट। अगर आपका 11 किलोमीटर तक की लाइन है तो आबादी में सड़क को पार करते हुए नंगे चालक वाली लाइन हेतु 20 फीट 650 वोल्ट तक की अगर आपकी लाइन है तो आप उपयोग करेंगे आबादी में सड़क के साथ साथ नंगे चालक वाली लाइन हेतु 18 फीट। देखिए अगर आप सीधा सीधा याद रखें, अगर 650 वोल्ट तक की लाइन होगी तो आपकी 18 से 19 फीट तक की ऊंचाई होगी। अगर आपकी कितनी 11,000 वोल्ट तक की लाइन है और आबादी में सड़कों के साथ साथ अगर आपकी तार चल रहा है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 19 फीट होगी। अगर आपकी 11,000 वोल्ट तक की लाइन है ठीक और आबादी से बाहर है मतलब आपकी मोहल्ले से बाहर कोई लाइन गई है 11,000 वोल्ट की, तो उसकी ऊंचाई जो होगी धरती से होगी वो 13 से 17 फीट 13 फीट होगी या 15 फीट या 17 फीट आपकी वो ऊंचाई होगी। अगर आपकी 11,000 वोल्ट से ऊपर है, अगर आपकी लाइन जो है वो 11,000 वोल्ट से ऊपर की है तो उसमें जो आपकी आबादी से बाहर अगर वो किसी और स्थान पर है तो उसकी ऊंचाई होगी 17 फीट। अब देखिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, किसी भी ओवरहेड ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन और सर्विस लाइन सड़क के साथ साथ चलती है तो उसका कोई भी भाग निम्न ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जो ओवरहेड लाइन है वो सड़क के साथ साथ चल रही है तो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए अगर आपकी लो या मीडियम वोल्टेज के लिए 15 फीट से कम नहीं होनी चाहिए आपकी ओवरहेड लाइन ठीक ऊंचाई। हाई वोल्टेज के लिए 19 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। हाई वोल्टेज के ओवरहेड लाइन के लिए भूमि से ऊंचाई 5 फीट होनी चाहिए। ठीक, यदि खुला तार होता है जैसे आपके गांव वगैरह में टटिया वगैरह डली रहती हैं, अगर वो वाला तार आपका है तो लो तथा मीडियम वोल्टेज के लिए 6 फीट होनी चाहिए ऊंचाई। अगर हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइन के लिए 8 फुट होनी चाहिए और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए 18 फुट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ओवरहेड लाइन कंडक्टर की सर्विस लाइन से भवन की दूरी। ओवरहेड लाइन या आपकी जो सर्विस लाइन होती है उससे आपकी भवन की दूरी कितनी होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि ओवरहेड लाइन किसी उपभोक्ता के भवन या भवन के ऊपर से गुजरती है, अगर आपकी जो ओवरहेड लाइन है आपके घर से सामने से या घर के ऊपर से अगर आपकी गुजर रही है तो ओवरहेड लाइन की संभावना की भवन से दूरी कंडक्टर के सेग से ली जाती है। जो आपकी कंडक्टर होता है या तार होता है उसकी जो झोल आ जाता है उसमें जो ढील आ जाती है उससे आपकी ऊंचाई या दूरी ली जाती है किसकी, पोल की।
पोल की नहीं नापी जाती, आपके तार की नापी जाती है, ठीक है। यदि ओवरहेड ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन किसी उपभोक्ता के घर से या घर के ऊपर से गई है तो भवन से उसकी कंडक्टर की दूरी सेक से नापी जाती है, ठीक है, ना कि पोल से। निम्न व मीडियम वोल्टेज के लिए अगर आपकी ट्रांसपोर्ट ओवरहेड लाइन है तो भवन से छत या बालकनी से सेक की दूरी 2.4 मीटर या 8 फीट होती है। देखिए सीधा सा आप समझिए, अगर आपके भवन के ऊपर से कोई लाइन गई है, ठीक, या फिर बालकनी से गई है तो उसके जो झोल होता है उसका सेग होता है। देखिए ये आपका तार का जो सेग होता है ये होता है, ठीक, ये आपका तार का सेग है वो ये है। अगर इसकी आपकी ऊंचाई है 8 फीट तो वो सही है, अगर 8 फीट से कम है तो वो गलत है, ठीक है। हाई वोल्टेज के लिए फॉर भवन के छत या बालकनी से सेग झोल की ऊंचाई 12 फीट होनी चाहिए। और इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, पांचवा टॉपिक आप इसको कह सकते हैं, इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखिए इसके ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि आपकी जो ओवरहेड लाइन है उसकी दूरी आपके भवन से या सड़क से कितनी ऊपर होनी चाहिए, कितनी दूर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कीमत। तो आपकी कॉस्ट इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में लगाए जाने वाले सपोर्ट कंडक्टर तथा इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने में जो खर्च आता है उसको हम कीमत कहते हैं या कॉस्ट कहते हैं। देखिए सपोर्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिकल पावर और को ट्रांसमिट करने में आपका जो खर्च आता है इन सबको मिलाकर उसको हम क्या कहते हैं, कीमत या कॉस्ट कहते हैं। कीमत दो प्रकार की होती है, अचल कीमत और चल कीमत। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और आपकी होती है एक रनिंग कॉस्ट। एक आपकी जो फिक्स होती है कि इतनी है तो इतनी ही रहेगी, और आपकी एक रनिंग जो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम में क्रॉस आर्म सपोर्ट तथा इंसुलेटर के कारण जो कीमत आती है उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और दूसरा है जो रनिंग कॉस्ट, ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि से जो कॉस्ट व्यय होती है उसे हम रनिंग कॉस्ट कहते हैं। देखिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। आपका पहला चैप्टर जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, आपका दूसरा स्टार्ट करना है, इसलिए आपकी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक। कुछ वीडियो आपकी लंबी होंगी और कुछ वीडियो आपकी 10 से 15 मिनट तक की ही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। और देखिए अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ये आपके टॉपिक थोड़े कठिन थे, ठीक है, इसलिए आपको हो सकता ना आए समझ में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में समझा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। तो जब तक के लिए नमस्ते।